नाउ वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए, तो हम उसी डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम थी नेटवर्क की। हाँ, तो पॉलीक्लोरामाइड जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बात कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ पॉइंट्स थे तो आपको बताना था कि एच डी एस अभी आगे भी आ जाएगा। एच डी एस अगर आप पेज की बात करें, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते, बात कर लेते, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखने पड़ेंगे, जैसे सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज प्रोटीन्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस की हो गई, मतलब आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोसेस तो सेम है ना, बस केवल आपका जो सेपरेशन करने के लिए जो आपका सैंपल है वो सैंपल डिफरेंट है। बाकी प्रोसेस रनिंग जो कंसेप्ट है, जो माइग्रेशन है, वो एक किसके बेसिस पे होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड के बेसिस पे माइग्रेशन होगा। प्रोटीन कैन बी विजुलाइज एज वेल एज सेपरेटेड। अगर हम देखें तो पॉलीक्रोलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्रोटीन को हम विजुलाइज भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग योर कंसर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स इन द मिक्सचर। अगर किसी भी सेल से अगर हम प्रोटीन आइसोलेट कर लें तो आपको नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, एक क्रूड प्रोटीन्स मिलेंगी। क्रूड मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। उनको उन डिफरेंट प्रोटीन्स को आपको जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी सेपरेट करने के लिए, और सेपरेशन के लिए क्या यूज करोगे? पॉलीक्रोलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आपका आता है कि आपका किसी भी प्रोटीन्स का जब वो सेपरेट हो गई, मतलब सेपरेट होने के बाद में जब वो प्योर हो जाएगी, भाई सेपरेशन हो जाएगा, प्रॉपर एक बैंड बन जाएगा किसी भी प्योर प्रोटीन्स का। प्रोटीन मतलब मिक्स नहीं है, सेपरेट है, तो उसको उसके हम प्रोटीन्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पता कर सकते हो। जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स जानते हो ना, जिसको पीआई बोलते हो ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपको पढ़ाया गया होगा बायोकेमिस्ट्री में। वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोटीन पे नेट नेगेटिव चार्ज जीरो हो जाता है, मतलब एट विच पीएच एट विच पीएच प्रोटीन नेट नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। नेट नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन इज आल्सो डिटरमाइन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या आप कह सकते हो पॉलीक्रोलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। दीज आर सम बेसिक या ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीक्रोलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन इज जनरली कैरी आउट द जेल। आप जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो जेल बनाओगे, और यहाँ जेल किसका बनेगा? पॉलीक्रोलामाइड। मैं बताया था अभी ने आपको। इन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जो जेल प्रिपरेशन होगा, तो जेल इज मेड अप ऑफ पॉलीक्रोलामाइड। जेल इज मेड अप ऑफ पॉलीक्रोलामाइड। पॉलीक्रोलामाइड एक इनर्ट मॉलिक्यूल्स होता है जिसको पॉलीमर करके, देखो मान के चलिए कि ये पॉलीमर हो जाते हैं, जब जाके पॉलीमर अगर हो जाते हैं तब जाकर के जेल बनता है। मतलब ये एक एक मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज हो जाता है। जैसे मान के चलो मैं एग्जाम्पल, जैसे एक पॉलीक्रोलामाइड है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये पॉलीमराइज होकर के ये क्या बना लेते हैं? जेल। एक स्लाइमी स्ट्रक्चर जेल बन जाता है ना। पॉलीक्रोलामाइड जेल एक्ट एज ए मॉलिकुलर सीव मतलब होता है पोर, showing the migration of protein approximately proportional to the charge to mass ratio। किसी भी प्रोटीन का जो माइग्रेशन होगा वो चार्ज टू मास चार्ज टू मास रेशियो भी डिपेंड करेगा।
चार्ज टू मास रेशियो। ये बात जब तक हम उसमें एचडीएस ऐड नहीं करते हो। कंसेप्ट को जरा समझने की कोशिश करिए। चार्ज टू मास रेशियो तब की बात है जब मैंने एचडीएस नहीं ऐड किया, क्योंकि होता क्या है ये बताइए जरा, किसी भी जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन P1 है, ये प्रोटीन P2 है, ये प्रोटीन P3 है, क्या हर प्रोटीन का चार्ज पर मास रेशियो बराबर होगा? भाई अगर मान के चलते हैं कि मास अगर डिफरेंस है तो पर मास अलग अलग हो जाएगा ना, अलग अलग होगा। बताओ, हर एक प्रोटीन का चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होगा। तो इनका जो सेपरेशन होगा, दीज प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। क्योंकि दो चीजें यहाँ पे लगेगी कि पर मास कितना चार्ज है। देखो चार्ज का काम क्या है, ध्यान दीजिए, चार्ज का काम ये है कि अट्रैक्शन, चार्ज के बेसिस पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन होगा। अब मास के बेसिस पे उसका हो जाएगा सेपरेशन। भाई अगर कोई प्रोटीन लार्ज मास की होगी तो उस प्रकार से उसका सेपरेशन होगा ना। तो ये चार्ज टू मास रेशियो वाला कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द जेल ड्यूरिंग द एलेक्ट्रोफोरेसिस इज देयरफॉर फंक्शन ऑफ साइज एंड इट्स शेप। ये दो पैरामीटर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं प्रोटीन का माइग्रेशन थ्रू द जेल। पहला है साइज और दूसरा है शेप। साइज और दूसरा है शेप। शेप में अगर हम चले जाएं तो आपको बताएं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पढ़ाया गया होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ाया गया होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर also affect the migration of the protein through the gel. Size of the protein is also affect the migration of the protein through the gel. Is it clear? Is it clear? Is it clear? चलो अब ये बताइए जरा, अब मेरे सामने एक आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, जब प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग, कोई क्वाटरनरी होगी या कोई टर्सरी होगी, क्वाटरनरी में अलग अलग शेप भी हो सकते हैं, कोई ग्लोबल कोई अलग, मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ द स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो जो सेपरेशन होगा वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्ट्रक्चर पे ना होकर के प्रोटीन का जो सेपरेशन केवल मॉलिक्यूलर मास पे हो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे उसका सेपरेशन हो। तो आप क्या करना चाहोगे जिससे ये हो जाए? जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर। क्या आप ऐसा एडिशनल ट्रीटमेंट करोगे, एडिशनल क्या ऐसा करोगे जिससे, हम चाहते हैं कि शेप वाला जो फैक्टर है वो ना लगे, बाकी क्या लग जाए, बाकी आपका केवल मॉलिक्यूलर बेस के। तो आपको अगला पॉइंट होगा एचडीएस, यूज ऑफ द एचडीएस। देखो एचडीएस क्या करेगा, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसको ये सिंपल कन्वर्ट, मतलब यूनिफॉर्म, सभी को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको कन्वर्टेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एचडीएस। तो एचडीएस का काम मैंने आपको बताया था, एचडीएस प्रोटीन से बाइंड कर जाएगी, कंट्रीब्यूट द लार्ज नेगेटिव नेट चार्ज, intrinsic charge of the protein insignificant and confirm the each protein similar to charge to mass ratio। अब हर एक प्रोटीन जो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि एचडीएस ने क्या किया, एचडीएस ने यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज दे दिया। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा। वैसे क्या होगा, हो सकता है इसके पास प्लस माइनस चार्ज 3 है, -3 है, इसके पास -4 है, इसके पास -5 है। मतलब बिना एचडीएस यूज किए हो सकता है कि उन प्रोटीन्स में अलग अलग आपको नेगेटिव चार्ज तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज में किसी का -3 हो, किसी का -4 हो, किसी का -5 है। भाई नेगेटिव में तो भी हो सकता है, किसी का न्यूट्रल भी हो सकता है, किसी का प्लस भी चार्ज हो सकता है। हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज हो जाए, चार्ज टू मास रेशियो बराबर हो जाए। तो ये तो P1 प्रोटीन, P2 प्रोटीन और जो P3 प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सभी प्रोटीन्स का चार्ज टू मास रेशियो बराबर होने के लिए आपने क्या ऐड किया, जल्दी बताओ, एचडीएस ऐड किया ना। तो एचडीएस ऐड करने से चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब जो सेपरेशन होगा
प्रोटीन का जो सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज अल्टर व्हेन द, जो उसका जो नेटिव कन्फर्मेशन होगा, मतलब जो भी उसका कन्फर्मेशन होगा वो अल्टर हो जाएगा, एचडीएस बाउंड कर जाएगा, प्रोटीन अज्यूम सिमिलर शेप, सभी प्रोटीन एक सिमिलर शेप में आ जाएंगी। तो अब ये बताइए जरा, जब हमने हर प्रोटीन को एक सिमिलर शेप दे दिया, तब हमारा जो माइग्रेशन होगा, जो सेपरेशन होगा, वो शेप के बेसिस पे नहीं होगा। अब किसके बेसिस पे होगा? मॉलिक्यूलर। अब किसके बेस पे सेपरेशन होगा? अगर मान के चलते हैं आपने एचडीएस ऐड कर दिया है, तब आपका सेपरेशन प्रोटीन किसके बेसिस हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर, अरे कमेंट करो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। So electrophorese in the presence of the HDS, therefore separation of the protein exclusively on the basis of the mass या molecular weight, with smaller polypeptide migrate more rapidly than larger polypeptide, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो कहानी कुछ ये थी कि हमने एचडीएस नहीं यूज किया, तो आपका जो माइग्रेशन है वो स्ट्रक्चर, शेप, चार्ज टू मास रेशियो, ये सब अलग अलग होने के कारण उनका सेपरेशन होगा। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये थी कि हो सकता है उतना प्रॉपर सेपरेशन ना हो पाए, कि हो सकता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स एक साथ ही आ जाए, क्योंकि हो सकता है उनके चार्ज टू मास रेशियो सेम हो। यहाँ पे हमने क्या किया, सभी प्रोटीन का चार्ज टू मास रेशियो यूनिफॉर्म कर दिया। तो अब जो सेपरेशन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब आते हैं कि किसी भी प्रोटीन को विजुलाइज करने के लिए आप कौन सी डाई यूज करोगे। ये एक डाई है कोमेसी ब्लू, आप डाई यूज करोगे जिससे आप विजुलाइज, प्रोटीन बैंड विजुलाइज करने के लिए आप डाई का नाम याद कर लीजिए। विजुलाइज करने के लिए आप इस डाई को यूज करोगे। तो आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन कैन बी विजुलाइज्ड बाय यूजिंग दिस डाई। दिस डाई बाइंड टू द प्रोटीन बट नॉट टू द जेल। ये एक प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, जेल से नहीं बाइंड करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आते हैं जेल को प्रिपेयर करने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ बना दिया है। जेल को प्रिपेयर करने के लिए आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर हम जेल बनाते हो तो जेल आप दो तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या यूज कर रहे हो? पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड, ठीक है। अब दो तरीके से जेल बताना चाहूंगा। हो सकता है कि आप ये दो तरीके ना भी लिखो तब भी चलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि दो तरीके, एक जेल होगा स्टैकिंग जेल, स्टैकिंग जेल, और एक होगा रिजॉल्विंग जेल, रिजॉल्विंग जेल, रिजॉल्विंग जेल। देखो ऐसा होता है, मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि हर पॉलीक्लोरामाइड जेल में जरूरी नहीं कि स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल, लेकिन अगर आप स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल अलग अलग बनाओगे तो आपका जो सेपरेशन होगा और ही बेस्ट होगा। मतलब कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। चाहो तो आप आंसर में जरूरी नहीं कि स्टैकिंग और रिजॉल्विंग बात करो, आप केवल रिजॉल्विंग जेल मतलब बिना रिजॉल्विंग नाम दे करके भी कर सकते हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं। जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, ऐसे जेल को हम डिसकंटिन्यूअस जेल बोलते हो। दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस, मतलब जो कंसंट्रेशन है जेल का वो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो ये जो जेल है ये है स्टैकिंग जेल, स्टैकिंग जेल, और इसको बोलते हो रिजॉल्विंग जेल, इसको बोलते हो रिजॉल्विंग जेल, ठीक है। फर्क क्या होगा स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल में? जो जो आपका जो पॉलीक्लोरामाइड है, पॉलीक्लोरामाइड जो है वो जो होगा वो कंसंट्रेशन का फर्क होगा। जैसे स्टैकिंग जेल जो होगा, स्टैकिंग जो जेल होगा उसमें पॉलीक्लोरामाइड का कंसंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन रखते हैं,
लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड। और जो रिजॉल्विंग जेल है, जिसको हम रनिंग जेल भी कह सकते हो, यहाँ पे पॉलीक्रिलामाइड का हाई कंसंट्रेशन रखोगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड, पॉलीएक्रिलामाइड या एक्रिलामाइड भी कह सकते हो, हाई कंसंट्रेशन एक्रिलामाइड ना, एक्रिलामाइड ज्यादा सही है। एक्रिलामाइड पॉली मतलब जो पॉलीमर हो जाता है ना, पॉलीक्रिलामाइड। अब ये बताइए जरा जल्दी कमेंट करके, कंसंट्रेशन जब लो होगा तब वेल के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों में वेल के साइज बराबर होंगे या डिफरेंट अलग अलग होंगे? और कहाँ पे वेल्स का साइज ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, जल्दी बताओ। हाँ, पीएच का भी डिफरेंस करेंगे, अभी बताते हैं आप। पीएच का भी डिफरेंस होगा, पहले इतना कॉन्सेप्ट दीजिए। जब पॉलीक्रिलामाइड का अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पे जो वेल पोर साइज होंगे, यहाँ पे जो पोर साइज होंगे, पोर साइज, अब लो कंसंट्रेशन दोगे तो क्या होगा, आपको पोर साइज हाई होगा, मतलब ग्रेटर पोर साइज होगा, ग्रेटर पोर साइज होगा। और यहाँ पे स्मॉल पोर साइज होगा, स्मॉल पोर साइज होगा। एक चीज और आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिजॉल्विंग जेल है दैट इज कमिटेड फॉर, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल प्रोटीन्स। तो स्मॉल प्रोटीन के सेपरेशन के लिए आपको रिजॉल्विंग जेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, कंसंट्रेशन लो, पोर साइज बिग, बिल्कुल वेरी नाइस। और जो हाई कंसंट्रेशन दे, अगर आप लो कंसंट्रेशन दे दोगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रेटर साइज होगा, तो जो सेपरेशन लार्ज प्रोटीन का होगा वो स्टैकिंग जेल में मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो जरा, अब ये बात इतनी समझ में आ गया तो आप दोनों तरीके से जेल आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करके आ जाता हूँ, क्या क्या यूज करते हो स्टैकिंग जेल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टैकिंग जेल बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग रिजॉल्विंग जेल की बात कर लेंगे। नहीं, पर पहले रिजॉल्विंग बना, रिजॉल्विंग नीचे है ना। तो रिजॉल्विंग जेल में हमने क्या किया कि आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो फर्क होगा। तो एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड, HCl, SDS, टिमिड, TEMED, और यहाँ पे ले लेते APS, APS। अब ये जो कंसंट्रेशन आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आप आप ये भी, अब हाँ, वाटर, डबल डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर, वाटर, ये अमाउंट है जो आपको रिजॉल्विंग जेल में। अब यहाँ पे पीएच का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे पीएच होना चाहिए, पीएच होगा यहाँ का इसका 8.8। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटर रोल प्ले करता है पीएच, ठीक है। अभी किसने बोला भी था। तो रिजॉल्विंग जो जेल होगा, ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा पॉलीक्रिलामाइड का हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे पोर साइज स्मॉल हो जाए। और स्टैकिंग जेल जब बनाओगे, बाकी एक्रिलामाइड भी रहेगा, ट्रेस HCl भी रहेगा, SDS भी रहेगा, टीमेट भी रहेगा, APS भी रहेगा, डब्ल्यू। पीएच जो होगा, पीएच यहाँ पे जो होगा वो इसका पीएच अलग होगा। पीएच यहाँ पे आ जाएगा आपका 6.8। स्टैकिंग जेल का जो पीएच होगा वो हो जाएगा 6.8, 6.8। बाकी सब, अब यहाँ पे जो एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन होगा, एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा लो, लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। जैसे मान के चलते हैं आपका, अगर हम इसको ले लेते हैं 0.5%, तो इसको ले लेते हैं 1.5%, मतलब एक कोई मान के चलते हो, कोई वो नहीं है। आप हाई और लो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आया। स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल में डिफरेंस किन चीज का है, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द एक्रिलामाइड और दूसरा है पीएच। ये दो बात समझ सभी को आ गए, जल्दी बताओ। बाकी चीजें तो लिखी हुई हैं, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। ओके, अब देखो जरा एक कंसेप्ट और है यहाँ पे,
जो टिमेड और एपीएस का फंक्शन, देखो एचडीएस का फंक्शन मैंने बता दिया आपको। एचडीएस के दो फंक्शन थे, प्रोवाइड द नेट नेगेटिव चार्ज और दूसरा था डीनेचुरेशन। टिमेड का और एपीएस का जो फंक्शन है, ये एक कैटालिटिक का काम करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड। टिमेड एंड अमोनियम पर सल्फेट एपीएस इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड को पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्प कौन करेगा? हेल्प टिमेड और एपीएस। ठीक है, एचडीएस समझ में आया। एचसीएल का तो आपको पता ही है, मेंटेन द ये पीएच हम सेट करने के लिए यहाँ पे ट्रिस एचसीएल लेते हो, क्योंकि यह क्लोराइड मिल जाएगा, बताऊंगा क्लोराइड का कंसेप्ट। ये तो एक जेल है और वाटर तो पता ही आपको, ठीक है। बाकी यहाँ से समझ जाओगे। उसी तरीके से अगर हम स्टैकिंग जेल की बात करें तो बाकी सब कुछ सेम है, बस एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कंसेंट्रेशन दोनों में फर्क है। यहाँ पे हमने 1.3 ml एक्रिलामाइड यूज किया है और यहाँ पे हमने 3.3 ml में आपका जो एक्रिलामाइड है अलग अलग कंसेंट्रेशन पे है। ठीक है, मतलब जो आप यूज कर रहे हो एज ए कंसेंट्रेशन, मतलब इतने तरीके से 30% यूज कर रहे हो 3.3 ml में, अब यहाँ 30% है 1.3 ml। ठीक है, तो स्टैकिंग जो जेल है वो आपको लो कंसंट्रेशन का बनेगा और जो डिजॉल्विंग जेल है वो हाई कंसंट्रेशन का बनेगा। पीएच का डिफरेंस रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में बात करें तो सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे ट्रिस एचसीएल है जिसका पीएच 6.8 रखेंगे, डबल डिस्टिल वाटर है, यहाँ एचडीएस ऐड कर रहे हैं, एचडीएस यहाँ पर भी ऐड है जिससे प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज आ जाए। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ये भी एक डाई यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्लिसरॉल तो पता ही है विस्कोसिटी देगा, प्रोवाइड द विस्कोसिटी। ग्लिसरॉल क्या देगा? विस्कोसिटी देगा। और बीटा मर्केप्टोएथनॉल ये करेगा ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये एक सैंपल प्रिपरेशन में इतनी चीजें आप ऐड करते हो, ये आपको हो गया सैंपल प्रिपरेशन। अब आता है रनिंग बफर क्या होना चाहिए। रनिंग बफर यहाँ पे होगा ट्रिस ग्लाइसिन। रनिंग बफर क्या होगा? ट्रिस ग्लाइसिन। क्या होगा? ट्रिस ग्लाइसिन। ठीक है, अब देखिए जरा एक कंसेप्ट यहाँ पे और आएगा। स्टैकिंग एक कंसेप्ट आया है कि जो प्रोटीन्स है उस प्रोटीन्स को स्टैक कर लिया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो स्टैकिंग जेल में कुछ इस तरीके का कंसेप्ट याद करिएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। स्टैकिंग जेल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन एक्स है और इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और क्लोराइड क्या होगा? क्लोराइड के पास भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्लोराइड क्या होगा कि यहाँ पे ये क्लोराइड इधर होगा और पीछे यहाँ पे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन और क्लोराइड बीच में यक्स क्या है? ये प्रोटीन। प्रोटीन को स्टैक किए रहते हैं किस जेल, किसमें? स्टैकिंग जेल में। मतलब ग्लाइसिन और क्लोराइड स्टैक द प्रोटीन इन ए स्टैकिंग जेल, इन ए स्टैकिंग जेल। समझ में आया? क्योंकि ग्लाइसिन यहाँ पे जो होगा इसके पास लेस नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ग्लाइसिन के पास में लेस नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ग्लाइसिन का जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो इस पीएच के कंपेयर में यहाँ पे लेस नेगेटिव चार्ज होगा, इतना ज्यादा नहीं चार्ज होगा, लेस नेगेटिव चार्ज होगा। तो लेस नेगेटिव चार्ज है तो ग्लाइसिन पीछे रहेगा, प्रोटीन यहाँ पे रहेगा एचडीएस के कारण। एचडीएस प्रोटीन यहाँ बाइंड कर जाएगा और उसके बाद में क्लोराइड यहाँ होगा। तो ये एक स्टैकिंग कंसेप्ट समझ में आया सबको? दिस इज स्टैक प्रोटीन बिटवीन ग्लाइसिन एंड क्लोराइड। ये केवल स्टैकिंग जेल में ही रहेगा। जैसे रनिंग जेल में जाओगे तो ये आपका जो कंसेप्ट है ये चेंज हो जाएगा, मतलब जो आर्डर है वो चेंज हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा? अब क्या होगा कि जो एक्स पीछे हो जाएगा, ग्लाइसिन आगे आ जाएगा, ग्लाइसिन आगे होगा और उसके बाद में क्लोराइड भी सबसे, वो तो आगे है ही, वो तो रहेगा।
ये ऑर्डर आ जाएगा। अब यक्स एक प्रोटीन है, उसका सेपरेशन यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, फिर हम आगे की बात करते हैं। यस यस यस। चलो अब हम आते हैं तो ये कंप्लीट हो गया दिस किसके बारे में, दिस इज कंप्लीटेड अबाउट द एचडीएस पेज। एचडीएस पेज में कोई भी किसी को डाउट तो नहीं है अभी? आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो एचडीएस पेज के बारे में। अब एचडीएस पेज के कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में बात करते हैं। दिस इज आइसोइलेक्ट्रिक। तो ये एक अलग क्या है, देखो अलग ये है, अभी तक हम ये बताइए जरा, अभी तक हम प्रोटीन को किस बेसिस पे सेपरेट कर रहे थे? अगर अभी तक हम बात करें सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कर रहे थे ना हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस कर रहे थे सेपरेशन, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस सेपरेशन कर रहे थे। अब क्या होगा, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट आएगा। हम क्या करेंगे, अब जो सेपरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलते हैं ये आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का एक फिगर है। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, ये एक जेल प्रिपेयर किया, दिस इज ए जेल, और ये जो जेल होगा ये होगा ग्रेडियंट पीएच वाला। दिस इज ए ग्रेडियंट पीएच, मतलब जेल में अभी तक क्या कर रहे थे, अभी हमने जो जेल प्रिपेयर किया था उसमें दो पीएच थे, एक स्टैकिंग जेल का पीएच था, एक रिजॉल्विंग जेल का, दो ही पीएच थे ना, तो वो एक डिसकंटिन्यूअस जेल बोला जाएगा पीएच के बेसिस पे। कुमारी कोमल ये डिस्टर्ब मत करिए, ग्रेडियंट, ये जो पीएच है यहाँ कैसा है, ग्रेडियंट पीएच होगा, ग्रेडियंट पीएच होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पीएच 9 है इस एंड पे, और इस एंड पे पीएच कितना है, 3 है। मतलब मान के चलिए 9 to 3 एक रेंज हो गई पीएच की, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच का रेंज है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, अगर कोई एक्स प्रोटीन, कंसेप्ट समझिएगा जरा, कोई भी एक्स प्रोटीन जिसके जिसका एक्स प्रोटीन जिसका जो पीआई है वो है 5.5, ठीक है, दिस इज ए पीआई, इसका पीआई जो है 5.5 है। अब इस प्रोटीन को अगर हम एट 7 पीएच पे इस प्रोटीन को रख दें, या इस प्रोटीन को अगर हम 3 पीएच दे दें, तो इस प्रोटीन के जो 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 चार्ज होगा, क्या दोनों पे चार्ज कौन सा रहेगा, पहले इसको बताइए, तभी इसका हम समझ पाएंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर कोई एक्स प्रोटीन जिसका पीआई 5.5 है, एट 7 पीएच पे चार्ज कैसा रहेगा, 3 पीएच पे चार्ज कैसा रहेगा, क्या सेम चार्ज रहेगा, यही बताना पड़ेगा। क्या सेम चार्ज रहेगा, जल्दी बताओ जल्दी से। डिफरेंट चार्ज है। हाँ? तो क्या चार्ज रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा, 7 पे कौन सा चार्ज रहेगा और 3 पे कौन सा चार्ज रहेगा? आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ाया गया होगा, आप 7 पे निगेटिव होगा, 3 पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। बहुत सिंपल सा है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर ज्यादा पीएच दोगे तो प्रोटीन के पास निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच लो दोगे, मतलब पीएच जो होगा, जो आप पीएच दे रहे हो वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से लो दोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सबको समझ में आया? क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप होंगे वो इस तरीके से होंगे। अब जो प्रोटीन के क्या होता है, उसमें 2 ग्रुप होते हैं ना, अमाइनो ग्रुप, तो यहाँ पे COOH होगा और NH3+ होगा, इसके कारण प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको COO- हो जाएगा और
NH3 हो जाएगा, इसके कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पे चार्ज कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल लिक्विड क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, COO- होगा और NH4 प्लस कर देते हैं इसको, NH4 प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा बताइए, अगर हमारे पास 3 प्रोटीन्स हैं, एक प्रोटीन है X, एक Y और एक Z, इसका पीआई हम मान कर लेते हैं, पीआई इसका है, इसका पीआई है 3, इसका है 7, इसका है आपको इसका है 3 ले लेते हैं ना, 3 नहीं, इसका 4 ले लेते हैं, 4, इसका हम 5 ले लेते हैं, 5, ठीक है, और इसका ले लेते हैं हम पीआई 5, इसका ले लेते हैं 7, ठीक है, ये तीनों के अलग अलग पीआई है। अब ये बताइए जल्दी से, अगर हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इनकी आर्डर क्या होगा? अगर हम इस इंड से देखें, अगर हम एनोड की तरफ से देखें तो ये आर्डर क्या होगा, XYZ होगा या YZX हो, कैसे होगा, बता सकते हो कोई लोग? देखो सबके पीआई अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए, आर्डर बन जाएगा, क्योंकि इस आर्डर के बेसिस पे ही तो समझ में आएगा। देखो इसके पास जो 4 है, तो 4 मतलब होता है कि ये 4 जहां पीएच होगा वहां पे 0 होगा। अब जब जिस प्रोटीन का पीएच जिस पोजीशन पे 4, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो यक्स की पोजीशन यहाँ पे आएगी, क्योंकि यक्स तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसके पास आपको चार्ज रहेगा, यही तो रहेगा ना। तो यहाँ पे ये 4 की पोजीशन यहाँ पे आएगी। वाई कहाँ पे जाएगा, वाई मान के चलते इस एंड पे जाके आपको वाई आ जाएगा यहाँ पे, अगर 5 इसको मान लेते, ठीक है, और 7 ये यहीं पे जाकर के जेड, ये जेड, इस तरीके से पोजीशन आएगी ना, समझ में आया? अब मुझे जरा बताइए कमेंट करके, इनका जो सेपरेशन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट in a gradient pH of the gel known as isoelectric फोकसिंग। समझ में आया सबको? आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग समझ में, सॉरी इसको बोलते हो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, हाँ ठीक है, समझ में आया सबको? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बैंड बना है ना, ये एक बैंड बना, ये बैंड बना, यहाँ बहुत सारे बैंड्स हैं। तो मैं बताना चाहूंगा इस प्रोटीन का जो पीआई होगा वो कितना होगा, वो pH3 के आसपास होगा ना। इस प्रोटीन का जो पीआई होगा वो 9 के आसपास होगा, समझ पा रहे हो? इसका पीआई 9 के आसपास होगा, इसका पीआई क्या होगा, 3 के आसपास होगा, इसका पीआई अगर बीच में लेते हैं 9 3 कितना होगा, 12 7 के आसपास होगा। मतलब हर प्रोटीन माइग्रेट करती रहेगी जब तक वो अपने पीआई को नहीं पा जाएगी, क्योंकि पीआई वो पॉइंट होता है जहां पे उसका नेट चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो मान के चलिए मूव करती रहेगी, जब वो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा आपको उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आया सबको? समझ में नहीं आया? यस। अब देखो ध्यान से, अगर कोई भी प्रोटीन को यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस एंड पे, इस एंड को बोलते हो कैथोड, दिस इज ए कैथोड। अब कैथोड पे pH 9 है ना, तो इस प्रोटीन पे जब हम ऐड करोगे तो सभी प्रोटीन के पास में चार्ज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि pH 9 ज्यादा है ना भाई, 4 से भी ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा है। हर एक प्रोटीन का एक्स, वाई और जेड यहाँ पे चार्ज कैसा होगा बेटा, सबके पास निगेटिव चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा, क्योंकि आपने इस एंड पे कौन सा पीएच है, 9, और आपने क्या किया, 9 सबसे ज्यादा है ना, तो इसके पास भी निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास भी निगेटिव आएगा। अब बताओ जब निगेटिव चार्ज आएगा तो सामने कौन सा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है बच्चों, कौन सा लगा है, प्लस, प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। प्रोटीन का माइग्रेशन होगा ना, एक्स का भी होगा, वाई का भी होगा, जेड का होगा। कब तक होगा माइग्रेशन, कब तक होगा, जब तक उस प्रोटीन पे चार्ज न्यूट्रल ना हो जाए। तो मैं दिखा सकते हो कि यक्स का माइग्रेशन यहां तक क्यों हुआ, क्योंकि यक्स का जो पीआई था 4, तो 4 तक जाएगा, तब जाके इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, 0 आने से उसका फर्दर माइग्रेशन
रुक जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि अभी भी नहीं आया। till charge become neutral. नीलिमा, very nice, very nice. till charge become neutral. माइग्रेशन till charge become neutral. जब तक माइग्रेशन होगा तब तक उसके पास न्यूट्रल चार्ज ना हो जाए। तो मुझे लगता नहीं आपके लिए मुश्किल होगा आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का कंसेप्ट समझने के लिए। अब अगर ये कंसेप्ट अगर समझ गए हो तो हम क्या करेंगे, अब एक दूसरा कंसेप्ट है, इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके हम टू जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस बना सकते हो। टू जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, सॉरी टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो मैं लिख रहा हूं, देखो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कुछ नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो बताया था मैंने आपको, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। और दूसरा क्या है, अगर हम फर्दर हम क्या कर दें, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें पेज, इन दोनों को मिला दिया जाए, जो भी पढ़ा रहे थे ना एचडीएस पेज, यहाँ पे एचडीएस पेज कर दो। हम दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये कौन क्या बन जाएगा बताओ बच्चा, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज ए रिजोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब लिखा भी तो है यहाँ पे, कंबाइन द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड एचडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस को मिला दिया जाए, दैट इज ए नोन एज टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, जरा समझने की कोशिश करिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं। आपने क्या किया, ये जो सेपरेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ना, बोलो, दिस इज ए सेपरेशन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। क्या ये सेपरेशन मोलिकुलर वेट के बेसिस हुआ था? नहीं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हो सकती जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम हो। अगर किसी दो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम होगा तो यहां पे सेपरेट हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिन दो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर सेम होगा तो वो एक ही बैंड बनाएंगे ना। मान के चलिए ये कोई बैंड है जहां पे X1 प्रोटीन है, X2 प्रोटीन है, दोनों एक ही बैंड आया। क्यों आया? क्योंकि दोनों के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है। तो मुझे जरूरत है ना कि फर्दर एक सेपरेशन और करने की। किस बेसिस पे? जल्दी बताओ बच्चों। अब मैं सेपरेशन, अगला सेपरेशन किस बेसिस करोगे किस बेसिस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे। वेरी नाइस सुप्रीति। तो इसी बैंड को उठा करके, इस स्टिक को उठा करके यहां पे रख दो। रख दिया ना, इसको रोटेट करके 90 डिग्री पर रख दिया। जो सेपरेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस जो हुआ था, अगर यहाँ पे दो प्रोटीन्स होंगी X1 और X2, और मान के चलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि दो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी सेम हो और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो। ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती ना, बहुत रेयर केस में ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर हम रन करा देंगे एचडीएस पेज जो अभी पढ़ा रहे थे बच्चों ना। रन कराओगे तो यहाँ पे अलग अलग बैंड दिख जाएंगे ना। ये जो बैंड दिख रहे हैं ये किसके बेसिस पे सेपरेशन हुआ है? जल्दी बताओ बच्चों। मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे किसके बेसिस हुआ था पहले? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो दोनों, पहला सेपरेशन हुआ, फिर ये फिर सेपरेशन हुआ, दोनों मिला करके 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बन गया। बन गया ना बच्चों? जल्दी बताओ, अटेंडेंस ले लीजिएगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। दोनों मिलाकर के 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। हाँ, वाइस वर्षा भी, बिल्कुल। अब मेरे सामने जरा लास्ट बात बताना चाहूंगा, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई दो प्रोटीन जिनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है तो उनका सेपरेशन कहां हो जाएगा? नेक्स्ट राउंड में हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई दो प्रोटीन जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो उनका सेपरेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पहले ही हो जाएगा। कितना आसान हुआ ना समझना। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज की क्लास समझ में आया? कल हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग पढ़ेंगे। टाइम खत्म हो जाएगा बात करते करते, जल्दी बताइए।